अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी गांधी ने बंगाल के कसाई को अपना शागिर्द बना लिया था। जिस वक्त देश आजाद हो रहा था, नोआखली में हिंदुओं को बचाने जाने वाले महात्मा कोलकाता में मुसलमानों की रक्षा करने में व्यस्त हो गए। इसी शहर में एक साल पहले मुसलमानों ने एक्शन डे पर हिंदुओं का नरसंहार किया था और उसका जिम्मेदार भी वही कसाई सोहरावर्दी था। गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण का आलम यह था कि उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में पाकिस्तान का झंडा फहराया और हिंदुओं के प्रति रोष जताया। गांधी की मुसलमानों से एक तरफा मोहब्बत के कारण उनका एक शिष्य मारा गया, जिसके बाद राम मनोहर लोहिया खफा हो गए, लेकिन गांधी ने उसके मारे जाने पर शोक मनाने से भी गुरेज किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि अहिंसा का ज्ञान देने वाले बापू ने मुस्लिमों और अपनी रक्षा के लिए बंदूकधारियों का सहारा लिया और गांधी की शव यात्रा को लेकर वो आखिरी इच्छा भी हम आपको बताएंगे जिसकी कांग्रेस की नेहरू सरकार ने अनदेखी की। ये सब बताएंगे हमारी इस खास पेशकश किस्से कहानियां में। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। बंगाल का कसाई सोहरावर्दी दिल्ली एयरपोर्ट पर बहुत बेचैनी के साथ कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। वो कलकत्ता में गांधी से मिलना चाहता था। कराची में जिन्ना ने उसके पूर्वी बंगाल के गवर्नर बनाए जाने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। वहां बंगाल का गवर्नर बनने के लिए उसने एक साल पहले जमकर कत्लेआम मचाया था। सोहरावर्दी को अब सिर्फ गांधी का आसरा था, क्योंकि जिन्ना ने यह साफ कह दिया था कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो नहीं बनेगा। राजनीति की मझधार में डूबती हुई उसकी नैया को पार लगाने वाले सिर्फ महात्मा गांधी थे। सोहरावर्दी गांधी के साथ होकर मुसलमानों का मसीहा बनना चाहता था। गांधी के जरिए अपनी पॉलिटिक्स मजबूत करना चाहता था। वही गांधी जिसे वो कभी अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी मानता था, क्योंकि गांधी अहिंसा के पुजारी थे और वो कत्लेआम का बादशाह। गांधी 9 अगस्त 1947 को कलकत्ता पहुंच चुके थे। यहां से उन्हें 11 अगस्त को नोआखली जाना था। उन्होंने 15 अगस्त को होने वाली आजादी के समारोह से दूर रहने का फैसला किया था। वो दुनिया को 2 मैसेज देना चाहते थे। पहला कि वो इस बंटवारे से खुश नहीं है, और दूसरा दोनों तरफ होने वाले दंगों से वो आहत हैं। जी हां, गांधी ने 15 अगस्त का दिन पूर्वी पाकिस्तान में नोआखली में मनाने का फैसला किया। वहां के हिंदू पाकिस्तान बन जाने के बाद बेहद डरे हुए थे, लेकिन गांधी कलकत्ता में जम गए। शहर में बदले की आग धधक रही थी। कई इलाके दंगे की चपेट में थे, लेकिन इस बार यानी अगस्त 1947 की तस्वीर एक साल पहले अगस्त 1946 की तस्वीर यानी डायरेक्ट एक्शन डे से बिल्कुल अलग थी। अब की बार बदले की आग में जल रहे हिंदुओं का पलड़ा भारी था। कलकत्ता के लगभग सभी मुस्लिम पुलिस वाले पाकिस्तान चले गए और उनकी जगह हिंदू पुलिस वालों ने ले ली। इससे शहर के मुसलमान घबरा रहे थे। मुसलमानों को डर था कि उन्हें पिछले साल किए गए पापों की सजा मिल सकती है। लिहाजा उन्होंने गांधी का दरवाजा खटखटाया, जो उनकी किस्मत से उस वक्त कलकत्ता में ही थे। मुस्लिम लीग का नेता और कलकत्ता का पूर्व मेयर सैयद मोहम्मद उस्मान दर्जनों मुसलमानों के साथ 9 अगस्त को महात्मा गांधी के पास पहुंचा। उसने गिड़गिड़ाते हुए गांधी से कलकत्ता में रुकने की भीख मांगी। ये वही मोहम्मद उस्मान था जिसने डायरेक्ट एक्शन डे पर पर्चे छपवाकर पूरे कलकत्ता में बांटे थे और जिनमें लिखा था कि हम काफिरों पर जीत हासिल करेंगे। उस्मान के गुंडों ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया। यानी जो एक साल पहले हिंदुओं को मरवा रहा था, वो आज अपने लोगों की रक्षा के लिए महात्मा गांधी की शरण में पहुंचा था। कोई और होता तो उस्मान के पाप को कभी माफ नहीं करता, लेकिन गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे। मोहम्मद उस्मान ने गांधी से एक बार फिर मुलाकात की। उसने फिर से गांधी को मुसलमानों का वही दुखड़ा सुनाया। गांधी पर इस बार और ज्यादा असर हुआ। उन्होंने शाम को प्रार्थना सभा में ऐलान किया कि वो अब 13 अगस्त तक कोलकाता में ही रुकेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कलकत्ता में सिर्फ 23% मुसलमान हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी छोटी मुस्लिम आबादी से आखिर हिंदुओं को क्या डर हो सकता है। लेकिन महात्मा गांधी भूल गए थे कि इसी 23% आबादी ने अभी एक साल पहले ही डायरेक्ट एक्शन डे पर
कलकत्ता की सड़कों को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया था। 11 अगस्त 1947 की रात 9:05 पर सोहरावर्दी की कार सोदपुर आश्रम पहुंची, जहां गांधी उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक छोटे से कमरे में एक तरफ बंगाल का कसाई बैठा था और दूसरी तरफ अहिंसा का पुजारी। दो अलग अलग फितरत के इंसान आज एक साथ बैठकर पूरे बंगाल के आने वाले कल का भविष्य तय कर रहे थे। लेकिन यह तभी संभव था जब गांधी 13 अगस्त को नोआखली न जाकर लंबे समय के लिए कलकत्ता में ही रुक जाते। सोहरावर्दी ने महात्मा गांधी से कहा कि आपको इस तरह कलकत्ता को आग में जलते हुए छोड़कर नहीं जाना चाहिए। शहर में जब तक पूरी तरह अमन नहीं हो जाता, आप यहीं रुकिए। गांधी ने इसके जवाब में वो कहा जो सोहरावर्दी चाहता था। गांधी ने कहा कि अगर आप भी मेरे साथ मिलकर कलकत्ता में शांति कायम करने में साथ देंगे तो मैं रुकने के लिए तैयार हूं। सोहरावर्दी तैयार हो गया। गांधी ने सोहरावर्दी से कहा कि मेरी एक और शर्त है, आपको मेरे साथ रहना होगा। सोहरावर्दी बोला जरूर जरूर, मैं तैयार हूं। गांधी ने उसे समझाया कि साथ रहने का मतलब आपको मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहना होगा। हम दोनों शहर के उस हिस्से में रहेंगे जहां सबसे ज्यादा खतरा होगा। हमारी सुरक्षा के लिए ना तो पुलिस होगी ना फौज। हम एक ही घर में रहकर पूरे कलकत्ता को अमन का संदेश देंगे। सोहरावर्दी को प्रस्ताव मंजूर था। गांधी के सामने दो रास्ते थे। पहला, वो हिंदुओं को बचाने के लिए नोआखली जाएं या फिर मुसलमानों को बचाने के लिए कलकत्ता में ही रुक जाएं। उम्मीद के मुताबिक गांधी ने मुसलमानों की रक्षा के लिए कलकत्ता में रहने का फैसला किया। यह फैसला गांधी के लिए मुफीद भी था, क्योंकि कलकत्ता में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी और पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले नोआखली में मुस्लिम लीग का प्रशासन था। वहीं कलकत्ता के हिंदुओं पर महात्मा गांधी का बस चल सकता था, लेकिन पाकिस्तान के नोआखली के मुसलमान गांधी की बात सुनेंगे, इसे लेकर सभी को शक था और खुद महात्मा गांधी को भी शक था। गांधी और सोहरावर्दी ने कलकत्ता के मुस्लिम बहुल इलाके बेलिया घाट के हैदरी मैंशन में रहने का फैसला किया था। 13 अगस्त की दोपहर गांधी वहां पहुंचे तो गुस्साए हिंदुओं की भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। प्यारे लाल ने लिखा है कि नौजवानों ने चिल्लाकर पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? हम जब संकट में थे तब आप क्यों नहीं आए? अब जब मुसलमान शिकायत लेकर आपके पास पहुंचे तो ये सब नाटक किया जा रहा है। जहां से हिंदुओं को भगाया गया है वहां आप क्यों नहीं गए? ये वो सवाल थे जो महात्मा गांधी से वहां के लोग पूछ रहे थे। थोड़ी देर में सोहरावर्दी की गाड़ी भी वहां पहुंची। सोहरावर्दी ने सर पर गोल टोपी, खाकी निक्कर और पूरी बाह की शर्ट पहनी थी। वो जैसे ही कार से बाहर निकला, गुस्साई भीड़ ने उसे घेर लिया और स्थिति बुरी तरह से बिगड़ गई। लोग नारे लगा रहे थे, सोहरावर्दी को मार डालो, गांधी गो बैक। आखिरकार गांधी ने अपने कुछ लोग भीड़ को समझाने भेजे और तब जाकर सोहरावर्दी अंदर जा पाया। लेकिन भीड़ का गुस्सा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। हैदरी मैंशन पर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस आई और तब कहीं जाकर भीड़ वहां से रवाना हुई। 13 अगस्त का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन अगला दिन बहुत भारी होने वाला था। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया। देश के बंटवारे पर यह असली मोहर थी और इसलिए लोगों का गुस्सा पहले से भी भयंकर रूप ले चुका था। गांधी शाम में प्रार्थना सभा के दौरान अहिंसा का संदेश दे रहे थे, लेकिन लोगों की निगाहें कुछ और ही तलाश रही थी। वहां भीड़ गांधी को सुनने के लिए नहीं, बल्कि सोहरावर्दी को सबक सिखाने के लिए आई थी। नौजवानों की भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। सोहरावर्दी जमीन पर लेट गया और नौजवानों के बारे में घटिया बातें करने लगा। गांधी प्रार्थना सभा से लौट आए, लेकिन भीड़ फिर भी नारे लगाती रही। गांधी खिड़की का किवाड़ खोलकर लोगों को समझाने लगे। तभी लोगों ने पूछा कि सोहरावर्दी कहां है? गांधी जी ने सोहरावर्दी को खिड़की पर अपने पास बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। नीचे से एक नौजवान ने चिल्लाकर सोहरावर्दी से पूछा कि पिछले साल हिंदुओं की हत्याओं के लिए आप जिम्मेदार थे या नहीं? सोहरावर्दी ने कहा, हाँ, हम सब जिम्मेदार थे। नौजवान ने फिर चीख कर पूछा कि सीधा जवाब दो। सोहरावर्दी ने नजरें नीची करते हुए कहा, हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी थी। यानी गांधी हिंदुओं की हत्या करने वाले का खुलकर समर्थन कर रहे थे। उसके कंधे पर हाथ रखकर
पूरे देश को, पूरे हिंदुओं को ये संदेश दे रहे थे कि वो हिंदुओं के कातिल के साथ हैं। गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति काम कर गई और वैसे भी अगले दिन 15 अगस्त 1947 था, लिहाजा आजादी की खुशी में कलकत्ता में दंगे रुक गए। गांधी ने इस मौके का फायदा उठाया और मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी नीति को और तेज कर दिया। कलकत्ता में 19 अगस्त 1947 को उन्होंने प्रार्थना सभा में कहा, हिंदू लोग मस्जिद के बाहर जब बाजा बजाते हैं तो मुझे दुख और लज्जा का अनुभव होता है। इसके बाद गांधी इतने आगे निकल गए कि भारत की आजादी के महज 6 दिन बाद यानी 21 अगस्त 1947 को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में पाकिस्तान का झंडा फहराया और महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि भले ही पाकिस्तान में भारत का झंडा ना फहराया जाए, लेकिन हमें उस मुल्क यानी पाकिस्तान का झंडा भारत में फहराते रहना चाहिए। गांधी का विरोधाभास इसी बात के साथ सामने आ जाता है। वो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के हिंदुओं को यह सलाह दे रहे थे कि वो सिर्फ पाकिस्तान के झंडे को सलाम करें, यानी पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए हैं उन्हें भारतीय झंडे से कोई लगाव नहीं होना चाहिए, उन्हें सिर्फ पाकिस्तान के झंडे पर अपना ध्यान रखना चाहिए, उसे सलाम करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में वो ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान का भी झंडा फहराएं। ये दोगलापन था। गांधी ने अपनी सभा में पाकिस्तानी झंडा फहराने के साथ ही ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिमों के बीच इसलिए विवाद है क्योंकि हिंदू छुआछूत को मानते हैं, यानी गांधी के अनुसार सारी समस्या की जड़ हिंदू ही थे। कलकत्ता में 15 दिन के जश्न के बाद आजादी का उत्साह धीमा पड़ गया और इसी के साथ फिर से मारकाट शुरू हो गई। इस हिंसा की शुरुआत की वजह यह थी कि 31 अगस्त की रात एक हिंदू युवा सड़क पर जा रहा था। उसे कुछ मुस्लिम युवकों ने जबरदस्ती पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए कहा। युवक के मना करने पर मुस्लिम युवकों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना से गुस्साए कुछ हिंदू उस घायल लड़के को लेकर बेलिया घाट के हैदरी मेंशन पहुंचे, जहां गांधी चैन की नींद सो रहे थे। हिंदुओं की भीड़ ने गांधी के कैंप पर हमला बोल दिया, जिसमें गांधी की जान जाते जाते बची। प्यारेलाल ने घटना का जिक्र करते हुए ये कहा है कि उस दिन भीड़ के हाथों गांधी की मौत भी हो सकती थी। भीड़ में से किसी ने उन पर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका। वहां पास में खड़े एक मुसलमान को लगा। एक भारी लठ के वार से गांधी जी का सिर बाल बाल बचा। अगर ये लठ गांधी जी के सिर पर पड़ जाता तो वो वहीं ढेर हो जाते। यानी गोडसे ने जो 30 जनवरी 1948 को किया, ठीक उसके 5 महीने पहले गांधी का मौत से साक्षात सामना हो चुका था। गांधी पर इस हमले के बाद पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई। इसके बाद भी अगले दिन गांधी के घर से कुछ मीटर की दूरी पर मुसलमानों को ले जा रहे एक ट्रक पर हैंड ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जाहिर है इन हालात में सिर्फ पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इस पूरे इलाके और गांधी को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता थी, जो सिर्फ एक शख्स दे सकता था, जिसका नाम था गोपाल पाठा। गोपाल पाठा के बारे में हमने किस्से कहानियों के पिछले एपिसोड में बताया है कि किस तरह से जब नोआखली में कलकत्ता में हिंदुओं को मारा जा रहा था तो किस तरह से गोपाल पाठा रक्षा कर रहा था। वो एक बाहुबली था और उसने हिंदुओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी के नोआखली दौरे के साथ प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस ने उसे मिलने बुलाया तो गोपाल ने साफ कह दिया कि पहले आपको गांधी के कैंप के आसपास से पुलिस और सेना को हटाना पड़ेगा। सिर्फ मेरे लड़के हथियारों के साथ यहाँ की सुरक्षा करेंगे और गांधी जी को इसके लिए लिखित में अनुमति देनी होगी। बाद में जाकर गोपाल पाठा ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि गांधी ने इसके लिए कागज पर हमें लिखित में अनुमति दी थी। अब आप चौंक सकते हैं कि गांधी कैसे हथियारधारियों का समर्थन कर रहे थे। पाठा के सनसनीखेज दावे इसलिए सच नजर आते हैं क्योंकि निर्मल कुमार बोस ने भी अपनी किताब माय डेज विद गांधी में भी कुछ इसी तरह की घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि उन युवकों ने मुझसे कहा कि वो मुसलमानों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें रात में स्टेन गन का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि गांधी जी पुलिस को ये सलाह दें कि वो बिना लाइसेंस के हथियार रखने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ना करें। मैंने उनकी मांग गांधी जी को बता दी। उस पर गांधी जी ने बेहद चौंकाने वाला उत्तर देते हुए कहा कि वो उन युवाओं के साथ हैं, यानी कि आप अवैध हथियार रखिए, कुछ भी करिए, लेकिन मुझे और जो वहां उस तरह मुस्लिम हैं उन्हें बचाइए। गांधी का विरोधाभास तो समझ आ गया। कई जगह पर
वो अपने विचारों के विरुद्ध जाने को तैयार थे। एक बार तो गांधी की अहिंसा की जिद ने उनके ही शिष्य की बलि ले ली। 1 सितंबर की सुबह कलकत्ता फिर से जलने लगा। इन दंगों को रोकने के लिए गांधी के एक शिष्य सचिन मित्रा अमन का पैगाम लेकर मुस्लिम बहुल नोआखोड़ा मस्जिद इलाके में पहुंचे। 38 साल के सचिन मित्रा ने ब्रिटेन से पढ़ाई की थी और वो गांधी के अहिंसा के सिद्धांत में पूरा यकीन रखते थे। लेकिन उस दिन ये यकीन एक तरफा था। मुसलमानों की भीड़ ने चाकुओं से गोदकर सचिन मित्रा को मार डाला। सचिन मित्रा राम मनोहर लोहिया के जिगरी दोस्त थे। लोहिया भी उन दिनों गांधी के साथ कलकत्ता और बंगाल में थे। वो भी गांधी के कहने पर कई बार मुस्लिम बस्तियों में गए थे। लिहाजा सचिन मित्रा की क्रूर हत्या ने लोहिया को हिलाकर रख दिया। लोहिया सचिन मित्रा की इस दर्दनाक मौत के लिए कहीं ना कहीं गांधी को जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने अपने इस दर्द को बयां करते हुए लिखा है कि गांधी की अभिलाषा पूरी करने की कोशिश में सचिन मित्रा मारा गया था। शिष्य की मौत पर गांधी की प्रतिक्रिया को प्यारेलाल ने दर्ज किया है। उन्होंने लिखा कि सचिन मित्रा की तरह ही एक दूसरे कार्यकर्ता स्मृतिश बनर्जी ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वो भी सचिन की ही उम्र के थे। गांधी जी ने दोनों की मृत्यु पर शोक नहीं किया। उन्होंने सचिन मित्रा की विधवा अंकुश रानी को पत्र में लिखा कि तुम्हारे पति देव को दूसरों की रक्षा करते हुए छुरे के घाव लगे थे। इस अवसर पर तुम शोक न करना बल्कि हर्ष मनाना। सचिन मित्रा का शव 3 सितंबर को उनके घर वालों को सौंपा गया। कुछ महिला कार्यकर्ता ने गांधी जी से सचिन मित्रा की शव यात्रा पूरे सम्मान के साथ निकालने की इच्छा जताई। ये प्रस्ताव गांधी को पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि मुझे भौतिक शरीर की पूजा से घृणा है। यदि मेरे मरने के बाद कोई मेरे शरीर की शव यात्रा निकालने की कोशिश करे और मेरी लाश अगर उस समय बोल सके तो मैं उनसे ये जरूर कहूंगा कि मुझे इससे बचाओ और वहीं जला दो जहां मैं मरा हूं। हैरत की बात है कि गांधी की इस इच्छा की उनकी मृत्यु के बाद अनदेखी की गई। उनके शव को सेना के एक ट्रक में रखकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। कलकत्ता की आग अब गांधी के बस के बाहर थी। वो केवल अपने अहिंसा के संदेशों से इस खूनी लड़ाई को नहीं रोक सकते थे। ऐसे में उन्होंने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड चला और 1 सितंबर 1947 को आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। आजादी के बाद ये गांधी का पहला अनशन था। गांधी अगर चाहते तो वो विभाजन के खिलाफ भी अनशन कर सकते थे, लेकिन इस बार गांधी को मुसलमानों की जान बचानी थी। और दूसरी तरफ गांधी की जान बचाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की कांग्रेस सरकार की थी। लिहाजा पूरा सरकारी और कांग्रेसी सिस्टम सक्रिय हुआ और महज 3 दिन के अंदर कलकत्ता में हालात काबू में आ गए। कलकत्ता में अब चारों तरफ शांति थी। इसे गांधी का चमत्कार माना गया। गांधी की सबसे नायाब तारीफ लॉर्ड माउंटबेटन ने की। उन्होंने गांधी को एक आदमी की फौज कहा। उन्होंने गांधी के नाम पर अपने पत्र में लिखा, पंजाब में हमारे पास 50,000 लोगों की बॉर्डर फौज है, फिर भी वहां दंगे हो रहे हैं, लेकिन बंगाल में सिर्फ एक आदमी की फौज है और वहां शांति है। गांधी का मिशन कलकत्ता पूरा हो गया था। उन्होंने 25 दिन पहले ऐलान किया था कि वो कलकत्ता के बाद नोआखली जाएंगे, जहां हिंदू बुरी तरह से डरे हुए थे। लेकिन गांधी ने फिर से अपना टूर प्रोग्राम बदल दिया। उन्होंने कलकत्ता से पंजाब जाने का फैसला कर लिया। लेकिन गांधी और पंजाब के बीच दिल्ली खड़ी हुई थी, जहां गांधी अपना आखिरी युद्ध लड़ने वाले थे। गांधी जो राम और अल्लाह को साथ जपने की बात करते थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन कई मौकों पर या यूं कहें ज्यादातर जगहों पर उन्होंने मुस्लिमों का साथ दिया। उनकी रक्षा के लिए उन्होंने हिंदुओं को दोषी ठहराया और जहां हिंदू खतरे में थे उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। किस्से कहानियां के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा नया सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।